हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। क्लास 11th के बच्चों की हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस सर पर है और इससे रिलेटेड मैं आपसे बहुत गहरी बात करने आया हूं, क्योंकि अगर हाफ ईयरली में आपके कम नंबर आ जाते हैं ना तो इसका इंपैक्ट बहुत लंबा चलता है। अभी आपको लगेगा सिर्फ हाफ ईयरली में तो कम नंबर आए हैं, मेन एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आऊंगा, लेकिन दोस्तों आपके मेन एग्जाम के मार्क्स भी वहां से अफेक्ट हो जाते हैं। इवन 11th क्लास में हाफ ईयरली में कम नंबर आते हैं तो हो सकता है 12th में भी कम नंबर आए, हो सकता है कॉलेज में सही जगह एडमिशन ना हो। किस वजह से? सब कुछ लिंक्ड है। एक बच्चे के क्लास 11th में कम नंबर आए, भाई वो अच्छा बच्चा था लेकिन उसने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लाइटली ले लिया, सोचा अभी 10th के बोर्ड दिए हैं, 11th में थोड़ा हल्की पढ़ाई करेंगे, 12th में अच्छी पढ़ाई करेंगे। हुआ क्या, उसके हाफ ईयरली में कम नंबर आए तो जो क्लास टीचर थे जो उसको पढ़ाते थे उसने उस बच्चे को वीक समझ लिया। वीक बच्चे को टीचर कभी प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर नहीं देता, प्रोजेक्ट वर्क में 80 नंबर का तुम्हारा फाइनल पेपर होता है और 20 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं। तो आप कितनी मेहनत कर लो, टीचर का इंप्रेशन जब ऐसा बन चुका है तुम्हारे लिए कि तुम वीक स्टूडेंट हो तो टीचर तुम्हें 20 में से 20 नंबर क्यों देगा? तो आपके नंबर कहीं ना कहीं वो कटने लग जाते हैं और फिर आपका टोटल सही नहीं बनता, एग्रीगेट परसेंटेज सही नहीं बनती। और ये 11th में चलता रहा तो 12th में भी ये चलता रहेगा, बोर्ड की मार्कशीट में नंबर खराब हो जाएंगे और उस वजह से जिंदगी में आगे भी पनौतियां लगती रहेगी। ये तो सबसे बड़े नुकसान की बात है। दूसरे नुकसान की बात, अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में कम नंबर आते हैं तो मम्मी पापा की डांट, वो नाराज हो जाते हैं और हो सकता है कि तुम भी डिमोरलाइज हो जाओ, तुम्हें भी लगे यार नंबर कम आ गए, दूसरों के ज्यादा आ गए दोस्तों के, तो अब थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, जी कच्चा हो गया, तो बहुत ज्यादा नुकसान है। और भाई कई बच्चे बड़े कूल सेंस में ले लेते हैं, चल हाफ ईयरली है इसको देखा जाएगा। दोस्त हाफ ईयरली को आपको सीरियस लेना है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये 2 साल है 11th और 12th, बस इन 2 सालों में रज के मेहनत करनी है। मेरे को कोई भी अपना एग्जामिनेशन हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये 2 साल मेहनत करोगे तो अपनी लाइफ सेट कर लोगे। 11th 12th में की गई मेहनत तुम्हारे मस्त काम आएगी, बढ़िया जगह कॉलेज में एडमिशन होगा। और भाई नहीं की मेहनत तो यहीं पंचर हो जाओगे। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को सीरियस लेना स्टार्ट करो। मैं बात करूंगा मेरे दोस्त इकोनॉमिक्स की, कि कैसे तुम इकोनॉमिक्स में रज के अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। बच्चा क्या करता है ना, सिर्फ वो क्या करता है, टीचर ने उसको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और उसने सीख लिया और फिर आगे वो उसको देखता ही नहीं, किताब खोल के देखता ही नहीं कभी भी। ये वो बच्चे होते हैं जो बिलो एवरेज या सिर्फ एवरेज नंबर लेकर आते हैं, बाद में बोलते हैं मैंने मेहनत बहुत करी थी यार मेरे नंबर नहीं आए। भाई तुम अप्रोच अपनी ऐसी रखो, टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, स्कूल टीचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं तुम कहीं से कोचिंग लेते ही नहीं हो, अभी उस बच्चों की बात कर रहा हूं। स्कूल टीचर ने तुम्हें पढ़ा दिया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि किताब खोल के देखनी है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स या यूट्यूब पे एजुकेटर्स हैं जो वन शॉट डालते हैं, आपको उनको यूटिलाइज करना है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो किसी टीचर से उनके बैच में पढ़ रहे हो, जहां पर क्लास होती है रूटीन वाइज एक सिस्टमैटिक मैनर में, तो आपने अगर वो क्लासेस कंप्लीट कर लिए ना, तो मेरे दोस्त उन क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद भी उनके वन शॉट देखने हैं जो टीचर आपको पसंद आता हो। वन शॉट देखने से वो चीज रिवाइज हो जाती है और बच्चा सोचता है हाँ भाई रिवाइज हो गई है। मैंने क्या किया, अपनी क्लास ले ली, रिवीजन कर ली, कहानी खत्म। अभी तुम प्रिपेयर नहीं हो, अभी तुम आधे रास्ते में हो। अगर तुम इसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे तो तुम अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो। इसको बोलते थे पहले कंप्लीट तरीका एग्जाम में बैठने का, लेकिन अब तरीका चेंज हो गया है। अब एग्जाम के अंदर मोर देन 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ से कनेक्ट कर जाते हैं, तो मैंने जो थ्योरी में पढ़ा हुआ है वो रियल लाइफ में कैसे हो रहा है। लेकिन तुम एकदम से वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। अगर कोई बच्चे की ये अप्रोच है कि मैं कोई सैंपल पेपर खरीद लूं, ऐसी किताब खरीद लूं जिसमें अच्छे लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे इस बात की गारंटी हासिल नहीं कर सकते कि तुम्हारे स्कूल के अंदर जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा उसको तुम सॉल्व कर दोगे। पता नहीं किस टीचर का दिमाग कैसा है, वो क्या सोचकर कौन सा क्वेश्चन आपको दे दे, कौन सा कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में किसी कंपनी से या किसी और सिनारियो से रिलेट कर दे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये आपका कवर अप होना चाहिए, इसे बोलते हैं बेस। आपका बेस क्लियर है यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद आपको मुश्किल वाले क्वेश्चन करने ही होंगे। अगर आप अबव एवरेज 90% प्लस वाले स्टूडेंट हो, अगर आपकी सेटिस्फैक्शन एवरेज में ही है तो यहां से आपका काम हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको बताता हूं, जब मैं बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं ना, तो वहां पर एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बच्चे को इतना पता है। अगर बच्चे को ये नहीं पता, भाई लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, लेकिन ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट कैसे होता है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है,
किस रीजन की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड, किस रीजन की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। ये बच्चे को नॉलेज नहीं है तो रह गए उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उसने सिर्फ नॉर्मल थ्योरी कर ली है, राइट। आपने अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स याद किए ना तो आप नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपने ये भी किया है कि किसी स्टेट के अंदर फ्लड आ गई तो उस स्टेट के पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उस वजह से पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आप ऐसे बच्चे हो तो आप ठीक हो, आप बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल फीचर याद किया तो नॉर्मल बच्चे हो। अगर आपको यह लगता है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आता है। डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड दोनों डिफरेंट वर्ड है, राइट, दोनों के रीजन अलग है। ऐसे कनेक्शन आपको सेट करने आने चाहिए अपने कॉन्सेप्ट में। जिन्होंने इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स कर रखे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। यानी सिर्फ सिंपल स्टडी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल भी इसके अंदर चलना पड़ेगा ताकि टीचर कहीं से भी क्वेश्चन बना दे। यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर इन अ राइट मैनर सो दैट एक नंबर भी आपका ना कटे। हाँ, अब आपकी सपोर्ट के लिए वन शॉट होते हैं, काफी हद तक वन शॉट हमने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और चैप्टर है जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने अभी ये प्लान किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इन सभी चैप्टर्स के नाम अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से अलग अलग है। किसी किसी ऑथर ने इंट्रोडक्शन के 2-2, 3-3 चैप्टर बना रखे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कर करके बना रखे हैं। किसी ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर बना दिए, कार्डिनल, ऑर्डिनल, राइट। लेकिन अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो भाई आप कभी भी पहला चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई कनेक्शन नहीं है पहले चैप्टर का किसी और चैप्टर से। कभी भी आप दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हो, पहले ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो, या पहले ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो, कभी भी कुछ भी पढ़ लो, कोई लिंक नहीं है आपस में, ठीक है। मैंने इवन वन शॉट डाल रखे हैं, 0 से पढ़ा रखा है, राइट। लेकिन आपने पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा तो मामला खराब हो जाएगा। आप चैप्टर और 3-4 को पढ़ोगे तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा। ये एक सीक्वेंस है, इनमें ये लिंक्ड है, लिंकिंग के साथ करोगे। अगर आप बोलोगे प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आ रहा है तो वो बता देना, उसका भी हम समाधान कर देंगे। आपको अपने स्कूल में सबसे पहले ये पूछना है जी हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है, पहले ही बता दो ताकि तुम भी प्रिपेयर्ड रहो, है ना। हमें बता दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में सीबीएसई बोर्ड में 2 बुक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ये भी अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है इसके, इसको कभी भी पढ़ लो, पहले पढ़ लो बाद में पढ़ लो, कोई लिंक नहीं है। लेकिन इसके बाद स्टैटिस्टिकल क्वेरी के अंदर 5 स्टेज होती है, इसको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले आप कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पढ़ पाओगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन पढ़ पाओगे। ये बच्चों का हाफ ईयरली सिलेबस होता है। इसके अलावा अगर सेंट्रल टेंडेंसी आ रहा है तुम्हारा तो बताओ कितना आ रहा है, मीन आ रहा है या मीडियन मोड भी आ रहा है, पूरा कंप्लीट लेवल पे बताओगे तो उसका समाधान करेंगे। हाँ, जब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात होती है तो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आते हैं भाई, वो आपको ध्यान रखने हैं। और डायग्राम आता है 4 नंबर का भी, 6 नंबर का भी, बहुत कूल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं यही बता देता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में सिंगुलर और प्लूरल स्टैट्स, और स्टैट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस, क्वेश्चन की गुड अच्छी क्वालिटीज, और सैंपल और सेंसस मेथड में डिफरेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, एरे क्या होता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। कोई आपको क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, आपको यहां पर कोई नंबर्स देकर बोलता है कि उसकी टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, राइट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका बार डायग्राम, उसके बाद हिस्टोग्राम, उसके बाद ओजाइफ, और पाई डायग्राम भी किसी किसी स्कूल में पूछ लेते हैं, और अर्थमेटिक लाइन डायग्राम भी। 5-6 डायग्राम है आपके पास, और उनमें से 2 डायग्राम तो बेसिकली आपके पेपर में आते जाते हैं। ये ओवरऑल बता रहा हूं, ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिफरेंस मत छोड़ना कभी भी माइक्रो और मैक्रो के बीच का, क्योंकि शुरुआती फेज के अंदर ये आ जाता है। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स हैं तुम्हारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल प्रॉब्लम है 3, स्केर्सिटी की डेफिनेशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स, और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम का प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन वन शॉट में डाल रखा है, फर्रे भी दे रखे हैं। जब मेरा वन शॉट देखोगे तो यार आपको पता लगेगा, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल और उसका डायग्राम स्टेटमेंट के साथ, यानी मीनिंग के साथ आपको पता होना चाहिए, और एमयू और टीयू का रिलेशन भी पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ डिमांड में इसके डिटर्मिनेंट्स मैंने कराए हैं आपको, इवन ऐसे मैंने बता रखा है, ऐसे करके तुम 6 पॉइंट याद कर लोगे। टिप्पर, टिप्पर का मतलब क्या होता है राजे, टेस्ट, इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन और रिलेटेड गुड्स। 6 फैक्टर तुम्हें याद हो जाएंगे यूं ऐसे करके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर मैंने बताया नीशू के नाम से, नीशू बहुत टीटीपीपी करती है, ये तो मैंने क्लास में बता रखे हैं, वन शॉट में बता रखे हैं, तो आपको पता लग सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में न्यूमेरिकल पक्का आएगा,
कोई भी एक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है 3 से 4 मेथड का, इसके फैक्टर भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहां पर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बीच का डिफरेंस है, वो बहुत चर्चा में है, स्कूल में बहुत ट्रेंडिंग रहता है, दे देते हैं स्कूल के अंदर जनरली, राइट। तो चीजें तो कंटेंट तो है ही आपके पास जो अवेलेबल है, बट आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर तुम प्रिपरेशन में इसको मिस कर रहे हो, पूरी तैयारी करने के बाद ये मिस कर दिया तो तुमने सब कुछ मिस कर दिया, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब बच्चा बोलेगा राइटिंग प्रैक्टिस होती क्या है? डेली 1 से 2 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, पेन चलाओ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। 2 क्वेश्चन बना रहे हो तुम लॉन्ग आंसर वाले, तो आपका काम बन रहा है इंग्लिश बनाओ, बिजनेस स्टडीज बनाओ, इकोनॉमिक्स बनाओ, अकाउंट्स का बनाओ, लिखने वाला, ठीक है। प्रैक्टिकल तो करते ही करते हैं न्यूमेरिकल सम्स, लेकिन ये जरूर करो। और भाई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को सीरियस ले लो। मैं बता देता हूं आपका तरीका, जो मैं रोड मैप आपको बताने आया हूं कि आपने अपनी क्लासेस लेनी है, चाहे तुम क्लासेस कहीं से भी ले रहे हो। सबसे पहला फर्ज यही है, फिर वन शॉट के थ्रू रिवीजन करनी है, दूसरा फर्ज यही है। तीसरा फर्ज है मेरे दोस्त कि आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। आई होप कि जो आपके टीचर हैं वो क्लास में ही करवा देते होंगे खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस, तो फिर बढ़िया ही है, यही काम तुम्हारा बन जाएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। अब एक फॉर्मूला बताता हूं बहुत चालाकी वाला। मैंने बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे हैं जिनका हाफ ईयरली पेपर वही वाला आता है जो पिछले साल आया था। सेम टीचर कई बार पेपर सेट कर देता है, तो आलस आलस के अंदर वो क्वेश्चन चेंज नहीं करता, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन पिछले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से आ जाते हैं। तो अपने स्कूल में देखो, जुगाड़ करो, अपने सीनियर से पूछो कि भाई पिछले साल का हाफ ईयरली पेपर तेरे पास है क्या। इवन मैं तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अपनाता था भाई। काफ़ी सारे टीचर हैं जो लंबे लंबे समय तक स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे देते हैं, तो बात बन जाती है, सेट हो जाता है मामला। आप भी हाफ ईयरली पेपर ढूंढ लो जो पिछली बार था, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। और जो तुम्हारे पास हाफ ईयरली पेपर है वो अपने जूनियर को दे दो, उसका भी भला हो जाएगा। तो करो ऐसा, ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाया करो, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली फील करना स्टार्ट करो। लेकिन अभी नहीं कर पा रहे होंगे, क्लास 11th में हो, और धीरे धीरे ये माहौल डेवलप हो जाएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो अगर हो सके तो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और प्रिपरेशन करो यार। मैंने तो तुमसे ये पूछा बस हाफ ईयरली में तुम्हारा क्या क्या आ रहा है, और थोड़ी अच्छी बात करने आया था इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।